आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकारी मुलाजमीन को तरक्की याफ्ता भारत का मेम्मार करार दिया। पब्लिक सर्विस डे के मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा, भारत को हर शोबे में अपना झंडा है लहराना। हुकूमत और शहरियों के दरमियान फासले ख़त्म करना ही कामयाबी की कुंजी है। बीजेपी के रियासती सदर सुकांत मजूमदार पहुंचे बंगाल के मुर्शिदाबाद। तशद्दुद से मुतासरा लोगों से की मुलाकात। कहा, ममता बनर्जी हिंदुओं पर हो रहे मजालिम पर काबू पाने में हुई है नाकाम। राहुल गांधी ने बैरूनी सरजमीन पर इलेक्शन कमीशन की नीयत और गैर जानिबदारी पर उठाए सवाल। बीजेपी ने राहुल पर बैरून मुल्क भारत का नाम खराब करने का लगाया इल्ज़ाम। कहा, आईनी इदारों की तौहीन करना राहुल की है पुरानी आदत। नक्सल मुक्त भारत मुहिम को मिली बड़ी कामयाबी। झारखंड के बोकारो में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। महलूकीन में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सल भी है शामिल। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, नक्सलिज्म को जड़ से उखाड़ फेंकने की रहेगी मुहिम जारी। ईसाइयों के सबसे बड़े पेशवा पोप फ्रांसिस का वेटिकन सिटी में इंतकाल। 88 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। काफ़ी अरसे थे अलील। पीएम मोदी ने किया इजहार ताज़ियत। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 17वें पब्लिक सर्विस डे के मौके पर सरकारी मुलाजमीन के एक प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए वज़ीर आज़म के अवार्ड भी पेश किए। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म ने हमेशा ही मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन की हौसला अफजाई की है कि वो शहरियों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ रहें, अवामी खिदमात के लिए मसरूफ़ अमल रहें और अपने काम में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें। इस साल वज़ीर आज़म ने अज़ला की मजमूई तरक्की, ख्वाहिशमंद ब्लॉक्स प्रोग्राम और इख्तरा के ज़ुमरे में सरकारी मुलाजमीन को 16 अवार्ड पेश किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकारी मुलाजमीन से अवामी खिदमत के जज्बे के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के मेम्मार के तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी होंगी। संवेदनशील रहिए, गरीब की आवाज सुनिए, गरीब की तकलीफ समझिए, उनका समाधान करना अपनी प्राथमिकता बनाइए। जैसे अतिथि देवो भव होता है, वैसे ही नागरिक देवो भव इस मंत्र को लेकर के हमें चलना है। आपको सिर्फ भारत के सिविल सर्वेंट्स के रूप में ही नहीं, विकसित भारत के शिल्पकार के रूप में अपने दायित्व के लिए तैयार करना है। वो एक वक्त था, आप सिविल सर्वेंट बने, सिविल सर्वेंट के रूप में आगे बढ़े और आज भी सिविल सर्वेंट के रूप में सेवा कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है साथियों। मैं जिस रूप में आने वाले भारत को देख रहा हूं, जिन सपनों को मैं हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की आंखों में देख रहा हूं, और इसलिए मैं अब कह रहा हूं कि आप सिर्फ सिविल सर्वेंट नहीं हैं, आप नए भारत के शिल्पकार हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने मजमूई तरक्की और इख्तरात पर कई किताबें जारी की। ई किताब इस मौके पर जारी की गई। पीएम मोदी ने कहा कि हुकूमत ने 3400 से ज़्यादा कवानीन में तब्दीली की और इसके लिए इसे मुखालफत का सामना करना पड़ा है, लेकिन किसी के दबाव के सामने नहीं झुकी। हमने 3400 से ज्यादा लीगल प्रोविजंस को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। मुझे याद है, जब हम कंप्लायंसेस का बर्डन कम करने के लिए काम कर रहे थे, जब व्यापार कारोबार के दौरान होने वाली कुछ गलतियों को डीक्रिमिनलाइज कर रहे थे, तो मेरे लिए आश्चर्य था, कुछ कोने में विरोध के स्वर भी उठा करते थे।
कई लोग कहते थे आज तक नहीं हुआ, आप क्यों कर रहे हैं, चलता है चलने दो, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, कंप्लायंस करने दीजिए, आप क्यों अपना काम खुद बढ़ा रहे हैं। चारों तरफ से चर्चाएं चलती थी, दबाव आते थे, लेकिन जिस लक्ष्य को प्राप्त करना था उस लक्ष्य का दबाव इन दबावों से ज्यादा था। और इसलिए हम दबावों से दबे नहीं, हम लक्ष्य के लिए चल पड़े। हम पुरानी लीक पकड़कर चलेंगे तो हमें नए परिणाम मिलना मुश्किल है। जब हम कुछ अलग करेंगे और तभी तो अलग परिणाम भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवार्ड याफ्ता पब्लिक सर्विस अफसरान से बातचीत की। उन्होंने पीएम मोदी के साथ अपने तजुर्बात शेयर किए और उनसे ज़रूरी रहनुमाई भी हासिल की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल यानी कल से सऊदी अरब के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को कई लिहाज से काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है। उम्मीद है कि पीएम मोदी के इस दौरे से हिंदुस्तान सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नई तहरीक मिलेगी। 2016 और 2019 के बाद पीएम मोदी का सऊदी अरब का ये तीसरा दौरा होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 22 से 23 अप्रैल तक सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर जा रहे हैं। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद और सऊदी अरब के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि 2016 और 2019 के बाद पीएम मोदी का सऊदी अरब का ये तीसरा दौरा होगा। Prime Minister's engagements will include a one-on-one meeting with His Royal Highness the Crown Prince, as well as formal engagements that include a ceremonial welcome and bilateral talks. The two leaders will co-chair the second meeting of the Strategic Partnership Council. भारत और सऊदी अरब के दरमियान तवील तारीखी, समाजी और सकाफती और तिजारती ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक दिफा, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, सेहत, तालीम, सकाफत और आवाम से आवाम के राब्ते जैसे कई शोबों में मजबूत दो तरफा ताउन का इश्तराक कर रही हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म के इस दौरे को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। Saudi Arabia hosts a very large Indian expatriate community, possibly the second largest expatriate community of its kind anywhere in the world. Saudi Arabia is a leading voice in the Islamic world and is increasingly playing an important role in regional developments. भारत और सऊदी अरब के करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये दौरा दोनों ममालिक की कसीर जहती शराकतदारी को नई तहरीक देगा और इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल के नुक्ता नज़र से भी अहमियत का हामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। लोकसभा में कायदे हिज़्बी इख्तिलाफ राहुल गांधी ने अपने दौरे अमेरिका के दौरान एक बार फिर से मुल्क के आईनी इदारों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बॉस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ एक सेशन में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने गुज़िश्ता साल महाराष्ट्र के इंतखाबात का मसला उठाया। उन्होंने मुल्क के इंतखाबी निज़ाम और इलेक्शन कमीशन की नीयतों पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर भी सवाल उठाए। इस सिलसिले में बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से इलेक्शन कमीशन की शफाफियत को लेकर गैर मुल्की सरजमीन पर लगाए गए इल्ज़ामात पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया कि राहुल ने अमेरिका में हिंदुस्तान की तौहीन की है। राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है आज की।
संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि उन्होंने डकैती की है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस डकैती का केस है। राहुल का बैरून मुल्क जाकर हिंदुस्तान की जमहूरियत पर सवाल उठाना अफसोसनाक है। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। वक्फ तरमीमी कानून को लेकर मुर्शिदाबाद जिले में तशद्दुद के बाद मगरबी बंगाल बीजेपी सदस्य सुकांत मजूमदार आज मुर्शिदाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तशद्दुद से मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर उन्होंने रियासती हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर मुसलसल जुल्म किया जा रहा है। बंगाल हुकूमत और बंगाल की वज़ीर आला ने अभी तक इस वाक़े की मजम्मत तक नहीं की है। 11 तारीख को इस मंदिर को पूरी तरीके से वैंडलाइज किया गया। देव देवियों की मूर्ति जो थी उस मूर्ति को तोड़ा गया और उस मूर्ति को अपमानित भी किया गया। टोटल 56 शॉप्स जो हिंदुओं के थे उसे तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से लूट लिया गया। एक भयंकर स्थिति यहाँ पे किया गया और ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी खुद इसके बारे में एक भी निंदा का शब्द उन्होंने अभी तक इशू नहीं किया, जारी नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से स्पेशली इस तरीके की घटना की निंदा करती हुई कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। मुर्शिदाबाद तशद्दुद मामले में दायर दोनों दरख्वास्तों को दरख्वास्त गुजारों ने वापस ले लिया है। अदालत ने कहा कि लगता है कि दरख्वास्त जल्दबाजी में तैयार की गई है। इस किस्म के मामले की ज़्यादा संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट शशांक शेखर झा ने मौजूद पेटिशन को वापस लेने और एक बेहतर तरीके से तैयार करदा ताज़ा पेटिशन दायर करने की इजाज़त मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दे दी है। क़ब्ल अज़ीं समात में दरख्वास्त गुजार विशाल तिवारी और शशांक शेखर झा ने अपने ख़यालात पेश किए। जस्टिस सूर्यकांत ने इन लोगों के बारे में पूछा जिनकी नकल मकानी का अर्जी में जिक्र किया गया है। क्या दरख्वास्त में मुतालिका तफसीलात दी गई हैं? दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा है कि उन्होंने दरख्वास्त मीडिया रिपोर्ट्स को देखकर दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या आर्टिकल 226 के तहत कलकत्ता हाई कोर्ट में केस की समाअत नहीं हो सकती। मुर्शिदाबाद तशद्दुद में कितने लोग मारे गए जबकि सैकड़ों लोग रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है और हाई कोर्ट की हिदायत पर तशद्दुद पर काबू पाने के लिए मुतासरा इलाकों में मरकज़ी फोर्सेस को तैनात किया गया है। बीजेपी लीडर अनुराग सिंह ठाकुर ने एक बार फिर से मगरबी बंगाल की ममता हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल की हुकूमत को चलाना ममता बनर्जी के बस में नहीं है। रियासत में गैर कानूनी दरअंदाजी का मामला हो या हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर मजहबी बुनियादों पर तकसीम, ममता बनर्जी की हुकूमत सबसे आगे है। ममता बनर्जी जी के बस की बात ही नहीं रही बंगाल की सरकार चलाना। बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण मिलती है, रोहिंग्या मुसलमानों को शरण मिलती है, फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं और धार्मिक आधार पर राज्य में हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम वहाँ पे किया जाता है। रामनवमी के जुलूसों पर पथराव किए जाते हैं, गोली चलाने आगजनी की घटनाएं होती हैं। मंदिर में जाने पर या हिंदू उत्सव मनाने पर वहाँ पर एक तरह से रोक टोक के लगते हैं। और यही नहीं, जब वक्फ बिल पास होता है तो उसके बाद जानबूझकर वहाँ पर ऐसा वातावरण बनाया जाता है जहाँ पर हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़े। मरकज़ी वज़ीर सेहत जेपी नड्डा ने वज़ारत सेहत के ज़ेर एहतमाम जिगर की सेहत के लिए अहद की तकरीब के एक हेल्थ कैंप को ख़िताब किया। इस प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत अनुप्रिया पटेल ने भी शिरकत की। तकरीब में जेपी नड्डा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इस अपील को दोहराया जिसमें उन्होंने हम वतनों पर जोर दिया है कि वो खाना पकाने में तेल के इस्तेमाल को कम से कम 10% कम करें और मोटापे से लड़ने के लिए बेदारी फैलाएं। उन्होंने कहा कि फैटी लीवर को रोका जा सकता है और इसे सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाकर किसी हद तक ठीक किया जा सकता है। लिवर डिजीज या लिवर की प्रॉब्लम रिवर्सिबल है।
वो रिवर्स हो सकती है। आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाएंगे तो लिवर का ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाती है, और अगर हम जीवन में गड़बड़ रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बिगड़ जाएगा। तो हमें जानना है कि हम खड़े कहाँ हैं, कितना बिगड़ा, कितना ठीक है। ठीक है तो इसे और ठीक कैसे रखना है, गड़बड़ है तो हम वापस कैसे जा सकते हैं। तो इसका आत्मबोध करने का ये कैंप एक जरिया है। मशहूर अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर रणदीप हुड्डा ने अपनी वालिदा आशा हुड्डा और बहन डॉक्टर अंजलि हुड्डा के साथ नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि ये मुलाकात हिंदुस्तानी सिनेमा के इर्तिक़ा और कहानी सुनाने की ताकत के बारे में गहरी बातचीत का एक मौका साबित हुई। मुलाकात के दौरान हमने वज़ीर-ए-आज़म से हमारी सकाफ़ती और कौमी शिनाख्त में सिनेमा के किरदार के बारे में भी बातचीत की। रणदीप हुड्डा ने अपनी मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट लिखा, हिंदुस्तान के इज़्ज़त माब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मिलना मेरे लिए बड़े एज़ाज़ और फ़ख्र की बात थी। मुल्क के मुस्तक़बिल के बारे में उनका विज़न, इल्म और ख़यालात बहुत ही मुतासिरकुन हैं। उनकी तारीफ़ हम जैसे लोगों के लिए एक बड़ी हौसला अफ़ज़ाई है। वो अपने मुतल्लिक़ा शुबों में अच्छा काम करते रहें और मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करें। इसके साथ साथ मेरी वालिदा आशा हुड्डा और बहन डॉक्टर अंजलि हुड्डा ने भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ इंसदाद मोटापा मुहिम और कुल सेहतमंदाना इक़दामात पर तबादला ख़याल किया। अमरीकी नायब सर जेम्स डेविड वेंस भारत के 4 रोज़ा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुँचे। वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ भारत के दौरे पर हैं। पालम एयरपोर्ट पर नायब सदर जमहूरिया का रिवायती इस्तकबाल किया गया। मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने उनका इस्तकबाल किया। वेंस के तीनों बच्चे भारतीय लिबास में नजर आए। और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस को भारत पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पहले दिन वेंस वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वेंस के साथ अमरीकी इंतज़ामिया के कुछ अहलकार भी हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के तरीक़ों पर बातचीत मुतवक्किल है। इस मीटिंग में भारत अमरीका के बाहिमी तिजारती माहदे को जल्द हतमी शक्ल देने और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीक़ों पर बातचीत की तवक्को है। अमरीका रवाना होने से कबल वेंस अपने ख़ानदान के साथ जयपुर और आगरा भी जाएंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने अपने ख़ानदान के साथ अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया। अमरीकी नायब सदर तकरीबन 55 मिनट तक अक्षरधाम में रहे। नायब सदर ने अपने सफ़र का आगाज़ भगवान स्वामी नारायण के चंद्र अरविंद से किया। इसके बाद उन्होंने भारत उपवन का दौरा किया। इस मौके पर नायब सदर का पूरा ख़ानदान साथ था। अक्षरधाम मंदिर की तर्जुमान राधिका शुक्ला ने कहा कि उनका तजुर्बा नाकाबिले फरामोश था। भगवान स्वामीनारायण के चरणारविंद के साथ उन्होंने यात्रा का आरंभ किया। आगे बढ़ते उन्होंने भारत उपवन के दर्शन किए। गार्डन देख के उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। आगे जाके उन्होंने गजेंद्र पीठ का दर्शन देखा। वहाँ पे गजेंद्र पीठ करके बहुत ही अच्छा एक हाथी की परिक्रमा बनाई है, जहाँ पे 3 डिफरेंट एलिमेंट के साथ वहाँ पे रखा गया है, एलिफेंट विद नेचर, एलिफेंट विद डिवाइन और एलिफेंट विद ह्यूमन। तो वो नक्काशी देख के वो बहुत ही अभिभूत हो गए। फिर ऊपर गए वो गर्भगृह में भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति ऐसे मनोहर दर्शन करके उन्होंने वहाँ पे विश्व शांति के लिए और सभी के बीच में सुहृद भाव और संवादिता बनी रहे, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। अक्षरधाम की ये जो मुलाकात उनकी रही तो वो यादगार बनी रहे, उसके लिए उनको एक स्मृति भेंट भी दी गई थी, ताकि अविस्मरणीय ये उनकी जो याद है वो हमेशा बनी रहे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। झारखंड के बोकारो में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एनकाउंटर में 8 नक्सलियों को हलाक कर दिया है। मारे गए नक्सलियों में से एक की शिनाख्त प्रयाग माझी के तौर पर हुई है, जो CPI मॉइस तंजीम के मरकज़ी कमेटी का रुकन था। रियासती हुकूमत ने इस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। वो नक्सल तंजीम में विवेक के नाम से जाना जाता था। पिछले कुछ महीनों से वो अगरेडिया के पारसनाथ हिल और आसपास के इलाकों में सरगर्म था। झारखंड के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा तक 100 से ज़्यादा नक्सलाइट वाक़यात में उसका नाम सामने आया था। CRPF और पुलिस फोर्स की एक मुश्तरका टीम ने ललपानिया थाना इलाके के तहत लगू पहाड़ी और उसके दामन के जंगलाती इलाके में तलाशी मुहिम चलाई थी। इसी दौरान जंगल में छुपे नक्सलियों ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। फौजियों ने भी चार्ज संभाल लिया और जवाबी फायरिंग की। फिलहाल इनकाउंटर जारी है। झारखंड में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में इस साल अब तक कई नक्सली मारे जा चुके हैं।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक बार फिर से नक्सलिज़म के खात्मे के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में लिखा कि नक्सलिज़म को जड़ से उखाड़ फेंकने की हमारी मुहिम बिला रोक टोक जारी है। नक्सलिज़म को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जारी मुहिम में आज सिक्योरिटी फोर्सेस को एक और अहम कामयाबी मिली है। झारखंड के बोकारो में लागू हिल्स में एक तसादुम में 8 माओइस्ट मारे गए, जिनमें एक आला सतही नक्सली विवेक भी शामिल है, जिनके सर पर 1 या 2 करोड़ रुपए का इनाम था। इसके अलावा 2 और मतलूब नक्सली भी शामिल हैं। हमारी मुहिम जारी है और ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों की वजह से हुआ है। और इस दौरान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के टोईनार थाना इलाके में एक आईईडी धमाका हुआ, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ मुसल्ह फोर्स का सिपाही मनोज पुजारी शहीद हो गया। बताया जा रहा है कि जवान इतवार की सुबह टोईनार फारसीगढ़ रोड पर सड़क की तामीर की हिफाजत के लिए तैनात थे। इस पर कदम रखने के बाद ही ये बम फटा। 26 साला मनोज पुजारी छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स की 19वीं बटालियन के साथ वापस थे। ये वाक़या टोईनार से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर मोरमट जंगल में पेश आया है और इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर पहुंच गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलिकत एल मुरुगन ने आज भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए 1 से 4 मई तक मुनक़िद होने वाली वेव्स समिट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वेव्स का मकसद भारत को एक आलमी मवाद के मरकज़ के तौर पर कायम करना है और ये समिट तख्लीक़कारों, सरमायाकारों, इख्तराकारों के दरमियान ताउन को भी फ़रोग़ देगा। The waves, the creative economy is India is we have the opportunities, and for that these opportunities our young minds are there also participating, particularly in Madhya Pradesh. 2 young creators also they are going to participate. There's a Waves Bazaar is there, Waves Creators is there, CEOs roundtable conferences are there, like a big event this for the media, for the newspaper, for the satellite TV channel, for the OTT platform, for the digital media, for the filmmakers, all the sector, the entertainment, media and entertainment sector, they come together and they celebrate 4 days. Yeah, Waves Summit is. इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की दोहरी शहरियत के मामले में वजारत दाखिला को हतमी रिपोर्ट पेश करने के लिए मजीद 10 दिन का वक्त दिया है। इस केस की अगली समाअत 5 मई को होगी। अर्जी गुजार विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि राहुल गांधी के पास दोहरी शहरियत है। माननीय न्यायालय ने फाइनल अल्टीमेटम अभी दिया है गृह मंत्रालय भारत सरकार को कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर इस मामले के ऊपर अंतिम निर्णय लें कि राहुल गांधी जी या भारत के नागरिक हैं या भारत के नागरिक नहीं हैं। या अंतिम निर्णय लेने के बाद माननीय न्यायालय को वो क्या बोलते हैं, निर्णय जो लिया है उसका फाइनल डिसीजन, जो ऑर्डर है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, जीवो जो इशू करके उसको न्यायालय के सामने पेश करने के लिए न्यायालय ने कहा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स क्योंकि बहुत कॉन्क्रीट एविडेंसेस हैं जो दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी जी विदेशी नागरिक हैं, ब्रिटिश के नागरिक हैं, क्योंकि भारत के संविधान के हिसाब से दुगनी नागरिकता नहीं हो सकता है। और अब एक अफसोसनाक खबर, पोप फ्रांसिस का वेटिकन सिटी में इंतकाल हो गया है। वो तवील अरसे से बीमार थे। फ्रांसिस को हाल ही में नमूनिया के 22 अस्पताल में दाखिल कराया गया था। पोप फ्रांसिस के इंतकाल की खबर वेटिकन सिटी से दी गई है। वेटिकन कार्डिनल क्योन फेरल ने ऐलान किया कि पोप फ्रांसिस पीर की सुबह इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस की उम्र 88 बरस थी। उनकी मौत की खबर ने दुनिया भर के 1.4 बिलियन कैथोलिक को गम में डुबो दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, मुझे पोप फ्रांसिस के इंतकाल से बहुत ही दुख हुआ है। गम और याद के इस वक्त में दुनिया भर में कैथोलिक कम्युनिटी के साथ मेरी दिली ताज़ियत। पोप फ्रांसिस को दुनिया भर के लाखों लोग हमदर्दी, आजिज़ी और रूहानी हिम्मत की अलामत के तौर पर हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही ईसा मसीह के नज़रियात को समझने के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर दिया था। उन्होंने गरीबों और महरूमों की बेलोस खिदमत की जो लोग दर्द में मुब्तला थे। उनके लिए उन्होंने उम्मीद की किरण जगाई। मैं उनके साथ अपनी मुलाकातों को शौक़ से याद करता हूँ और जामे और हिमजहत तरक्की के लिए उनके अज़्म से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। भारत के लोगों के तई उनका प्यार हमारा हमेशा ही हमारे दिलों में रहेगा। खुदा उनकी रूह को सुकून अता फरमाए।
रुख करेंगे खेल के मैदान का। इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से एडन गार्डन्स कोलकाता में होगा। गुजरात की टीम 7 मैचों में 5 मैच जीतकर 10 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल पर सरफहरिस्त है। दूसरी जानिब केकेआर की टीम 7 मैचों में 3 जीत और 4 हार के बाद 6 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर है। कोलकाता की टीम को अपने आखिरी मैच में पंजाब किंग्स के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि गुजरात की टीम ने अपने आखिरी मैच में दिल्ली कैपिटल्स को शिकस्त दी थी। केकेआर की टीम के लिए मसला उसके अहम टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों को क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण का आउट ऑफ फॉर्म होना है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।